हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कल अपन ने कोशिका की संरचना के विषय में पढ़ाई की थी, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको कोशिका की भित्ति और झिल्ली के बारे में पढ़ाया था, जो कि कोशिका का आवरण होता है। एक पार्ट मैंने पढ़ाया था। पिछली वीडियो को आप पढ़ लेना, उसी के बाद ही आगे का समझ में आएगा आपको, नहीं तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे थोड़ा पुराना चार्ट बता देता हूँ, क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे कोशिकांग के विषय में। किसके विषय में पढ़ रहे थे? कोशिकांग के संदर्भ में। इसको मैंने क्या कहा था, एक और नाम क्या होता है कि ये कोशिका का भाग होता है। इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि ये 3 भागों में क्या होता है, बटा रहता है। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो जहां मैंने पहला क्या था, ये उसको बोलता मैंने कोशिका का आवरण। इसको मैंने बताया था कोशिका का आवरण। यहां बीच में अपन ने लिखा था जीव द्रव, और 3rd नंबर पे लिखा था अपन ने रिक्तिका, या एक और नाम क्या होता है इसका रिक्तिका के अलावा, रसधानियां। राजधानी मत पढ़ लेना, रसधानियां लिखा है मैंने, ये तो पढ़ लो राजधानियां। क्या लिखा है मैंने? रसधानियां। तो इसके बाद जब मैंने पढ़ाया था कि कोशिका का आवरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, जो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। इसमें पहला क्या था, कोशिका की भित्ति, इसको मैंने दीवार कहा था, कोशिका भित्ति, जो मैंने आपको इसमें बताई थी। और एक और क्या बताया था मैंने इसमें, कोशिका की झिल्ली के बारे में। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था इसमें, यहाँ तक मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया था। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। क्या होता है प्रोटोप्लाज्मा? चलिए जान लेते हैं अपन। ये मैंने पढ़ा दिया था, इसके विषय में पढ़ना है अपन को, ठीक है। देखो प्रोटोप्लाज्मा के बारे में जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसकी खोज के विषय में बात करते हैं। पहली बात क्या करेंगे, इसकी खोज कब हुई थी? सन 1840 में। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? पुरकिंजे ने। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। अब बात कर लेते हैं जीव द्रव के बारे में कि जीव द्रव क्या है। जीव द्रव क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि जीव द्रव क्या होता है। जो कोशिका होती है, कोशिका की आवरण के बाद क्या आता है इसमें, भित्ति और झिल्ली। तो झिल्ली के अंदर जितना भी पार्ट भरा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये कोशिका बना दी, मान लो मैंने सपोज यहाँ पे एक कोशिका बना दी, ये उसकी ऊपर वाली क्या हो गई, ये इसकी भित्ति हो गई। ये पहला वाला पार्ट क्या हो गई, इसकी भित्ति, और ये सेकंड वाला पार्ट क्या हो गया उसका, झिल्ली अर्थात मेम्ब्रेन। तो इस झिल्ली के बाद यहाँ पे जितने भी पदार्थ भरे रहेंगे, जितने भी पदार्थ भरे होंगे, उन सभी पदार्थों को क्या बोलते हैं अपन? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीव द्रव। ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी यहाँ से जीव द्रव की, कि कोशिका के आवरण की जो झिल्ली होती है, उसमें जितने भी पदार्थ यहाँ पे उपस्थित होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? जीव द्रव कहते हैं। जो जीव द्रव होता है वह कैसा होता है? अर्ध तरल पदार्थ। जीव द्रव कैसा होता है? जीव द्रव की संरचना होती है कैसी होती है? अर्ध तरल एवं गाढ़ा पदार्थ होता है। गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा पदार्थ होता है। साथ ही साथ यह कैसा होता है? पारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब क्या होता है? जैसे कांच होता है, हम एक तरफ उसकी तरफ दूसरी तरफ देख सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। तो जीव द्रव क्या होता है? अर्ध तरल पदार्थ से इसमें क्या होता है? ये भरा होता है, जो कि क्या होता है? पारदर्शी होता है। अब जब जीव द्रव की बात कर रहे हैं अपन, तो यह जो जीव द्रव होता है, इस पूरे झिल्ली के बाद जितना ये क्षेत्र बचा जाता है, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो ये जीव द्रव होता है, स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूं, कि केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान पर, केंद्रक के
मध्यवर्ती स्थान पर केंद्रक के, यहां पर होता है केंद्रक बीचों बीच में, तो केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान पर जीव द्रव को किस नाम से जानते हैं, वो देख लो यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका द्रव। और जब यदि इसी में बात करते हैं केंद्रक की झिल्ली के स्थान पर, केंद्रक की झिल्ली के स्थान पर जीव द्रव को किस नाम से जानते हैं? वहां पे केंद्रक द्रव के नाम से। तो दो बातें हमें यहां पे याद रखना है, जीव द्रव को भिन्न भिन्न स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहां पर केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान पर जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं और केंद्रक की झिल्ली के वाले स्थान पर इसको केंद्रक द्रव कहा जाता है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब इसमें बात करेंगे हम आगे जीव द्रव के सिद्धांत के विषय में। जीव द्रव के का सिद्धांत। तो जब भी जीव द्रव के सिद्धांत की बात आती है तो इसको मैक्स शुल्क वैज्ञानिक मैक्स शुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 में प्रतिपादित किया था। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि परीक्षा में पूछे कि जीव द्रव का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक मैक्स शुल्ज सन 1861 में। अब आगे जा लेते हैं कि ये सिद्धांत होता क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार, मैं लिख नहीं रहा, बोल दे रहा हूं मैं, लिख लेना आप लोग। होता क्या है ये बता देता हूं मैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो कोशिका होती है वह क्या होती है? सजीव होती है। जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, यदि वह सजीव है तो क्या बताएंगी वो कि उसमें क्या होगा? जीव द्रव क्या होगा? उपस्थित होगा। जीव द्रव क्या होगा? उसमें उपस्थित होगा। कहने का तात्पर्य है इस सिद्धांत के अनुसार जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वह सजीवों का क्या होती हैं? सजीव पदार्थों को क्या होती है? संचय करती हैं। जिसे क्या बोलते हैं अपन? जीव द्रव की उपस्थिति क्या होता है? वो दर्शाता है। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें? एक केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? एक केंद्रक उपस्थित होता है। एक बात और मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं, थोड़ा बीच में मैं अटक गया था। तो जीव द्रव का जो सिद्धांत होता है उसे मैक्स शुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त कोशिकाएं सजीव पदार्थों का संचय होती हैं, जो कि जीव द्रव की उपस्थिति को दर्शाती हैं, एवं इसमें एक केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। इतनी बात हमें इसमें याद रखना है कि ये क्या होता है? अपना जीव द्रव का सिद्धांत होता है। बेसिकली परीक्षा में इसका वैज्ञानिक का नाम अकेला पूछा जाता है, फिर भी आप इसको आगे इतना याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब बात करेंगे जीव द्रव का निर्माण कैसे होता है। जीव द्रव का निर्माण, जब भी हम बात करेंगे जीव द्रव के निर्माण के संदर्भ में, तो जीव द्रव का निर्माण सामान्यतः जीव द्रव का जो निर्माण होता है सामान्यतः जल अर्थात पानी, वाटर, एवं कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक के द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो जीव द्रव बनता है उस कोशिका की झिल्ली के पास में वह जल एवं कार्बनिक यौगिक या फिर कार्बनिक पदार्थों
वह अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ये तीन बातें याद रखना है अपन को कि जीव द्रव का निर्माण जल एवं कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिसमें जल की मात्रा कितनी होती है, जिसमें जल की मात्रा H2O की मात्रा कितनी होती है 80% लगभग, एवं अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, सॉरी पहले कार्बनिक का पढ़ लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जिसमें कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होगा, इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य कार्बनिक यौगिक क्या याद रखना है अपन को, जल होता है 80%, कार्बनिक यौगिक पदार्थों में क्या क्या बनता है, इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं क्या होता है अन्य कार्बनिक यौगिक, जिसमें से प्रोटीन की जो मात्रा होती है कितनी होती है 15%, इसकी मात्रा होती है वसा की 3%, कार्बोहाइड्रेट की 1% और अन्य कितने होते हैं 1%। ठीक है, अब जान लेते हैं अपन आगे थर्ड वाला पार्ट है जो कि अकार्बनिक यौगिक, यहां दिख जाएगा, ठीक है चलिए। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों में जब अकार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये तीनों चीजें क्या होती हैं, मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जबकि जो आंशिक रूप से पाए जाते हैं, आंशिक रूप से कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, ओनली सल्फेट अकेला। एक और इसमें होगा आयरन, एंड आयरन मतलब लोहा, Fe, और एक और इसमें आएगा आयरन हो गया, लोहा हो गया, सल्फर, पोटेशियम एवं कैल्शियम, सॉरी ये लिख दे रहा हूं मैं, इसका एक ऊपर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे कैल्शियम। तो सोडियम मतलब हो जाएगा Na, पोटेशियम मतलब K, सल्फेट मतलब SO4 डबल नेगेटिव, आयरन मतलब Fe, कैल्शियम मतलब Ca। तो ये बात हमें इसमें इतनी याद रखना है। चलिए मैं इसको एक बार और समझा देता हूं मैं कि जीव द्रव का जो निर्माण होता है वह जल एवं कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिसमें जल की मात्रा 80% होती है लगभग, एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें प्रोटीन 15%, वसा 3% एवं कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। साथ ही साथ अन्य कार्बनिक यौगिक जितने बच जाते हैं वह 1% होते हैं। इसके बाद अकार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित होती है, एवं आंशिक रूप से सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, आयरन एंड कैल्शियम उपस्थित होता है। तो इतनी बात हमें याद रखना है किसमें, जीव द्रव के निर्माण में। चलिए अब आगे जान लेते हैं अपन जीव द्रव के काम, कैसे वो कार्य करता है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर रफ कर देता हूं आगे। अब हम इसमें जानेंगे आगे जीव द्रव के कार्य के बारे में। देखिए स्टूडेंट, एक बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिए आप लोग, इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। मैं चाहता तो सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई थी आपको, किसने आविष्कार किया, क्या 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 होता है,
उड़ाली ऊपर ऊपर हवा में पड़ा देता, लेकिन मैंने जीव द्रव को इतना लंबा खींच दिया कि एक टॉपिक इसी में कवर हो रहा है अपना। समझ सकते हैं आप कितना लंबा मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें जीव द्रव के कार्य के बारे में। ये पेन चल नहीं रहा। जीव द्रव के कार्य। जब भी हम जीव द्रव के कार्य के विषय में बात करते हैं तो इसका अर्थ हम क्या बताने की कोशिश करते हैं कि जीव द्रव कैसे काम करता है। इसमें सिर्फ एक बात हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि जीव द्रव का जो फंक्शन होता है काम करने का, वह क्या होता है कि जीवन की जितनी भी भौतिक क्रियाएं होती हैं उस सभी को काम करने का श्रेय किसे जाता है? जीव द्रव को जाता है। किसको जाता है? जीव द्रव को। और जीवन की समस्त भौतिक क्रियाओं को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोशिका में जीवन की समस्त भौतिक क्रियाओं को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? इसमें हैक्सले, जिन्होंने 1963 में जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। हैक्सले 1963 ने कहा कि जीवन का भौतिक आधार कौन है? जीव द्रव। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जीवन की जितनी भी भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं सजीवों में, वह कहां पर होती है? जीव द्रव में होती हैं। इसलिए उस आधार पर उन्होंने इसको ये इस नाम से जाना, ठीक है। अब जान लेते हैं आगे इसमें जीव द्रव का जो पीएच होता है, पीएच मान वह कितना होता है? 6.5 से लेके 7.0 तक, जो कि क्या होगा? यदि हम 7 से कम करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा, सॉरी अम्लीय हो जाएगा। 7 से ज्यादा करेंगे तो क्षारीय, 7 बराबर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाता है, ठीक है। आगे जान लेते हैं इसमें इतना सा याद रखना है अपन को कि जीव द्रव का पीएच 6.5 से लेके 7 तक की रेंज में होता है। आगे बढ़ेंगे अपन इसमें जीव द्रव में वृद्धि एवं विभाजन। जीव द्रव में वृद्धि एवं विभाजन दोनों कार्य होते हैं, या फिर दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। संपन्न होती हैं। क्या कहा मैंने? कि जीव द्रव में वृद्धि भी होती है और उसका क्या होता है? विभाजन भी होता है। दोनों ही काम यहाँ पर होते हैं, दोनों ही क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती है। जब कोई जीव द्रव में वृद्धि हो रही होती है, जैसे ही वो बड़ा हो गया, मतलब उसका एक ऐसा आकार हो गया, उसके बाद यदि बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें विभाजन हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों ही क्रियाएं इसमें संपन्न होती है, याद रखना है इसको। जब भी इसमें विभाजन की बात करेगा वो, तो इस बात को जरा ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं इसमें आपको, इसके लिए बता रहा हूं मैं कि जब इसमें जीव द्रव का विभाजन होता है तो कैसे होता है? पुराना जो जीव द्रव होता है, जो जीव द्रव होगा उसमें पहले से जो बढ़ चुका होगा बहुत ज्यादा, उसी से क्या होता है? नए जीव द्रव का निर्माण होता है। नए जीव द्रव का निर्माण होता है। क्या जाना अपन ने यहाँ पे कि विभाजन के पश्चात जो नया जीव द्रव बनता है वह पुराने जीव द्रव से नए जीव द्रव की ओर बनता है। और ये दोनों काम कहाँ होते हैं? जीव द्रव के अंदर ही होते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है? जीव द्रव के अंदर ही। ठीक है, तो ये हमारा जीव द्रव वाला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिका के भाग आपको पढ़ाए थे, उसमें पहला अपन ने पढ़ा था कोशिका का आवरण को लेकर, इसमें कोशिका की भित्ति और झिल्ली को जाना अपन ने डिटेल में। फिर मैंने पढ़ाया आपको जीव द्रव के बारे में, तो ये जीव द्रव अपना कंप्लीट हो गया। अब छोटा सा पार्ट और बचा है, वो और पढ़ लेते हैं रिक्तिका, जिसको अपन बोलते हैं रसधानियां। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए मैं रफ कर देता हूं।
अब बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका या फिर रिक्तिकाएं, एक और नाम क्या होता है इनका, रसधानियां। क्या होती है ये बताएगा? अरे तुम देख लो पहले फिर तो बताओगे। देखो यहाँ पे क्या होता है रसधानियां, जैसे ये कोशिका है, कोशिका की बाहरी लेयर क्या होती है, कोशिका भित्ति, अंदर वाली क्या होती है, कोशिका की झिल्ली, बीच में ये क्या भरा होता है पूरे में, जीव द्रव। तो जितना भी जीव द्रव भरा होता है उसको बांधे रखने का काम कौन करता है, रिक्तिकाएं करती है। मतलब जितना, जैसे एक जीव द्रव, यहाँ जीव द्रव में क्या होता है, अलग अलग चीजें भरी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, और इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। तो उन सब चीजों को फिल होने के बाद जितना स्थान शेष यहाँ पे बचा रहता है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, रिक्तिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसी को, रिक्तिका कहते हैं। ये रिक्तिकाएं कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, खोखली एवं गोल होती है। ठीक है, जो खाली स्थान बचा होता है, को जीव द्रव के भरा जाने के बाद जितना खाली स्थान बचा होता है, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, तो उसी रिक्त स्थान को अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं। सामान्यतः रिक्तिकाओं को कोशिकाओं का भंडार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी जगह यहाँ पे खाली बची होती है वो तो भरा गई पहले से, पहले जीव द्रव के द्वारा सब चीज भरा चुकी है। अब खाली जो बची है उसने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, समेट के रख लिया। इसलिए कोशिकाओं का जो भंडार होता है उसे किसको बोलते हैं अपन, रिक्तिकाओं का। नोट डाल के लिख लेना इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रिक्तिकाओं को कोशिकाओं का भंडार कहते हैं, या फिर कोशिका का भंडार। भंडार कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए रफ कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे जानते हैं इसमें। जो ये रिक्तिकाएं होती हैं यह पादपों में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। पादपों में क्या होती हैं, बड़ी। अब बड़ी का मतलब क्या है, ज्यादा क्षेत्र में फैली होती है। जैसे ये है, ये कोई है कोशिका, यहाँ पे अलग अलग रूप में द्रव्य आ गए, जीव द्रव्य भरा गए, लेकिन जो खाली स्थान जितना बच गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा, तो ये पादपों में क्या होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। कहने का मतलब क्या है कि पादपों मतलब पेड़ पौधे, पादपों में रिक्तिकाएं बड़ी एवं 90% क्षेत्र में फैली होती हैं, और जबकि हम बात करें किसके लिए, जंतुओं की बात करें, इसी में जंतुओं में अपेक्षाकृत क्या होगा, जब 90% क्षेत्र ने घेर लिया तो कितना बचा, 10%। तो पादपों में इतना क्षेत्र घेर लिया, तो जंतुओं में सामान्यतः यह छोटी एवं कम क्षेत्र कितना होगा, लगभग 10% में फैली हुई होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, रिक्तिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो रिक्तिकाओं का जो निर्माण होता है वह कोशिका की जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, लिख दे रहा हूं मैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। इतना ही प्रश्न आता है इसमें कि रिक्तिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर क्या करेंगे अपन कि रिक्तिकाओं का निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्तिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, काम की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात डिटेल में बता दूं इसकी। आपने इसमें सुना होगा एक वर्ड एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन क्या होता है ये एक वर्णक होता है, अर्थात पिगमेंट।
रंग को दर्शाता है। जितने भी हम फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पुष्प होते हैं, उनका जो रंग होता है उसको दर्शाने का काम कौन करती हैं? ऋतिकाएं करती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी पुष्प, फूल, साग सब्जियां होती हैं उनमें एंथ्रोसाइनिन नामक क्या होता है? वर्णक होता है, जो कि ऋतिकाओं के कारण क्या होता है? आता है उसमें। ठीक है, यदि प्रश्न पूछेंगे ये रंग कैसे आता है या फिर किसी पुष्प का रंग किसके माध्यम के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? ऋतिकाओं के द्वारा। और इस पिगमेंट का नाम क्या होगा? एंथ्रोसाइनिन वर्णक। और अलग अलग रंग के लिए अलग अलग आते हैं पिगमेंट, ये सिर्फ उसी के लिए अकेला अपना, मतलब ओनली बोलेगा रंग अकेले दर्शाने का बोलेगा, पर्टिकुलर रंग की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, ना लाल बोला, ना हरा बोला, ना ही गुलाबी बोला, मैंने सिर्फ रंग की बात की है। रंग को दर्शाने का काम कौन करती है? ऋतिका करती है। किसके माध्यम से करती है? एंथ्रोसाइनिन वर्णक के नाम से करती है। और यदि अलग अलग रंग की बात करेंगे तो उसके लिए अलग अलग वर्णक होते हैं। तो इतना इसमें याद रखना है। साथ ही साथ क्या होता है इसमें, ऋतिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या करती हैं? भाग लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं। जब पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो उस समय क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो उस क्रिया में ऋतिकाएं भी क्या होती है? पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमें इसमें क्या करना है? याद रखना है। एक पॉइंट और बचा है, वो और जान लो इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दिया मैंने लेकिन रोक के ले लेना पीछे करके, थोड़ा सा और देख लो। एक पॉइंट और बचा, ये इतना वाला पार्ट अपना आज कवर हो जाएगा। स्फीति दाब, इसी का पार्ट है ये, ऋतिकाओं का। इसका एक और नाम क्या होता है? भित्ति दाब। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पता ही नहीं होगा बहुत से लोगों को ये होती क्या है, स्फीति दाब। मुद्रा मुद्रा मत जोड़ देना, स्फीति मुद्रा जो होती है ये तो अर्थव्यवस्था को ले आओ यहाँ पे, ये अलग बात है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं। जैसे मान लो कोई भी एक आकार, गोल आकार की पैक वस्तु है कोई, इसमें बहुत सारा, चलो पैक छोड़ते, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये कोई बर्तन रखा हुआ है, इसमें अपन ने कोई जल डाल दिया और साथ में कुछ ठोस पदार्थ डाल दिया, जैसे मैंने कुछ शक्कर पत्ती वगैरह डाल दी, इसमें कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ डाल दिया, तो क्या होगा? जो इसकी भित्ति होगी उस पर फोर्स लगाएगी, वो क्या होगा? इस पर फोर्स लगाएगा। ऐसा उसमें होता है कि नहीं होता? तो एक कोशिका के तौर पे मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। ये अंदर क्या है, इसमें जीव द्रव, अंदर क्या होता है इसमें? जीव द्रव। ये क्या होती है? इसकी भित्ति। तो जब कोशिका की भित्ति के द्वारा, जब कोशिका की भित्ति के द्वारा दाब मतलब क्या होता है? प्रेशर, किसी वस्तु को दबाना। जब कोशिका की भित्ति के द्वारा दाब अंदर की ओर लगाया जाएगा, अंदर कहाँ लगाएंगे? वो जीव द्रव पे लगाएंगे, तो उस दाब को क्या बोलते हैं अपन? स्फीति दाब या भित्ति दाब कहते हैं। ठीक है, तो स्फीति दाब को नियंत्रित करने का काम, ये आता है प्रश्न, स्फीति दाब को नियंत्रित कौन करता है? स्फीति दाब को नियंत्रित ऋतिकाएं करती हैं। यही प्रश्न इसमें अधिकतर बनता है कि स्फीति दाब क्या है या फिर कहां पे यूज होता है कोशिकाओं में। तो ऋतिकाएं जितनी भी होती हैं वह स्फीति दाब को मैनेज करने का काम करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं। स्फीति दाब समझ में आ गया कि भित्ति के द्वारा जीव द्रव पर लगाए जाने वाला दाब। एक और दाब इसमें होता है, उल्टा मत कर देना, एक का नाम क्या है? परासरण दाब। इसको भी जान लो ये क्या होता है। अभी क्या जाना अपन ने? स्फीति दाब भित्ति के द्वारा इस पे लगाया गया है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, तो क्या हो गया? स्फीति दाब। उल्टा करें अपन तो इस जीव द्रव के द्वारा इस पे लगा दें अपन भित्ति पर, तो वो क्या कहलाएगा? अपना परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, ऑप्शन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो आंसर क्या होगा ऋतिकाओं के संदर्भ में? स्फीति दाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको इतना ही समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की इसको डिटेल में समझाने की, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्टार्टिंग से जो मैंने पढ़ाया तीनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, अभी तक आपने नहीं देखा है। यदि आप बीच में एक मिस करते हो तो बीच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी और आगे 2 क्लास और हो सकती है इसमें, क्योंकि हम इसमें डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को अच्छे से देख लेना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पसंद आती है तो उसको लाइक करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।